करना है तुम्हें। अभी जो ये पहले इसके आंसर बता देंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल लेवल पे भी। बोला नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और से NH3, इन तीनों को तुम्हें रिड्यूसिंग कैरेक्टर में अरेंज करना है, या तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, कौन सा बोथ काम करेगा। एक ये बताएंगे, एक SO2 SO3 H2S बताएंगे, और जल्दी से बताना है, इसे टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। तीसरा HCl HClO HClO4। ये जल्दी से बताओ। H2O2, हालांकि क्वेश्चन तो और बनते हैं इसके अंदर, जैसे H2O2 H2O, ये ले लिया। क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन बस एक बार जल्दी से बताएंगे इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग कौन सा है, और कौन सा दोनों का काम करेगा। फास्ट। हाँ, निकाल लिया सबने आंसर। यस सर। चलो मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ, चेक करेंगे इसका सही है या कौन बोलेगा आंसर एक बार, 11 साल बच्चों में से। कौन बोलेगा ये? वेदांत। यस सर। वेदांत एक बार आंसर बोल दे जल्दी से, फर्स्ट केस में सर प्रॉपर फर्स्ट रीजन में, के साथ। यस सर। सर फर्स्ट में हाँ HNO3 में N की मैक्सिमम स्टेट है तो वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। हाँ सर HNO2 में जो N की स्टेट आ रही है वो +3 आ रही है, तो वो मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो दोनों का काम करेगा। हाँ NH3 में N की स्टेट -3 है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। हाँ। अब एक बार ना, जब अगर मान लो स्कूल में आता क्वेश्चन कि नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज बोथ, दिस इज नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज बोथ। तो तुम्हें इसमें ऐसे एक्सप्लेन करना है, इन तीनों एलिमेंट्स की, तीनों कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन की मिनिमम स्टेट क्या होती है, मिनिमम स्टेट इसकी -3 है, ये 2 5 होता है, तो मिनिमम स्टेट इसकी -3 है और मैक्सिमम +5 है। मिनिमम -3 है, मैक्सिमम +5 है। अगर मिनिमम में कोई होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, चाहे वो N-2 जाए, चाहे वो N-1 जाए, चाहे वो N2 जाए। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अगर कोई, तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए NH3 होगा रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। और जो मैक्सिमम में होगा, जैसे HNO3 के अंदर N की स्टेट आ रही है +5, विच कैन ओनली रिड्यूस। ये तो क्या हो रहा है, ये क्या क्या होगा, -3 से -2 में गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। HNO3 जो है, इसमें N की स्टेट मैक्सिमम है, तो ये सिर्फ कम हो सकती है, चाहे वो किसी में भी जाए, चाहे NO में चला जाए, चाहे NO2 में चला जाए, किसी में भी। तो इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HNO2 के अंदर N की स्टेट
3 है, +3 है, विच कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, सो इट विल एक्ट एज बोथ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबने निकाल लिया होगा SO2 के अंदर। SO2 में आर्यमन एक बार आंसर बोल जल्दी से। सर SO2 बोथ है। हाँ सर H2S रिड्यूसिंग एजेंट है और SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, SO2 बोथ, SO3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट सर। SO3 रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग? सर रिड्यूस, अच्छा नहीं, SO3 गलती नहीं, ऑक्सीडाइजिंग सर और H2S रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बन ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये तो बहुत इजी है ना। इसमें सल्फर है, सल्फर होता है 286। 286 मतलब -2 से लेकर +6 स्टेट तक जा सकती है। -2 मिनिमम, +6 मैक्सिमम। जो -2 में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो +6 में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बीच में होगा दोनों का काम कर सकता है। ऐसे ही HCl, नेक्स्ट वाले का आंसर अनीश, नवीन बोल आंसर, नवीन। सर HCl होगा रिड्यूसिंग एजेंट, HCl होगा बोथ और HClO4 होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छे। रिड्यूसिंग एजेंट HCl है क्योंकि इसमें Cl है। Cl की 287 होता है, तो मिनिमम स्टेट इसकी -1 है और मैक्सिमम +7 है। तो HCl में Cl की स्टेट -1 है, तो रिड्यूसिंग एजेंट HClO बोथ और HClO4 ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही H2O2 निकालोगे तो बोथ आएगा, H2O निकालोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। मिनिमम में से O की स्टेट मिनिमम -2 है और मैक्सिमम इसकी +2 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। +2 भी एक ही में आती है OF2 के अंदर, बिकॉज ओनली फ्लोरीन इज द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो H2O2 तो एक तरह से O की स्टेट -1 है तो वो 0 में जाएगी और कम होकर के -2 में जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तुमने सामने क्वेश्चंस किए होंगे, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। H2O2 का बस ध्यान रखना कि इट विल एक्ट एज बोथ, H2O2 विल एक्ट एज बोथ। अच्छा, अब यहाँ पे बैलेंसिंग में पार्ट ले रहा हूँ, बैलेंसिंग का पार्ट ले रहा हूँ। बैलेंसिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो KMnO4 और एक K2CrPO7। जिसने भी थ्योरी पढ़ी है, मेरे पास जो थ्योरी पढ़ी है, मेरे नोट से जिसने थ्योरी पढ़ी है, वो बताएगा इन दोनों में से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन एक आध बार आए हुए पेपर के अंदर। इन दोनों में से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा है, पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दे जो। सर K2Cr2O7। सारी डिटेल दो उसकी निवृत्ति। सर ये ऑरेंज कलर का होता है एक तो। नहीं, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों है? सर क्योंकि ये प्योर स्टेट में ऑप्टेन होता है। हाँ, और सर एसिडिक मीडियम होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। कनिष्क, वेदांत, अर्नव, निशी, कोई भी एग्जांपल दो इसका, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को। व्हाई इट इज टेकन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड K2Cr2 बट नॉट KMnO4? KMnO4 को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, K2Cr2 को प्राइमरी स्टैंडर्ड। देखो ये चीजें नहीं पढ़ोगे ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, नॉर्मल चीजें तो हर जगह पढ़ लोगे तुम। ये चीजें क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछे हैं IIT मेंस के अंदर, तुम नीट में भी आ सकता है। बोलना किसी को आंसर। वेदांत, सर ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल ज्यादा होता है, तो ये प्राइमरी मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता तो 1 डिग्री होता है। हाँ देखो, सबसे पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड मतलब ये प्योर स्टेट में या तो ऑब्टेन नहीं हो सकता, या फिर ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। मतलब मेन चीज है कि प्योर स्टेट जिसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाए, जिसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाए वो प्राइमरी। जैसे मैं इसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 मोलर या 2 मोलर की बना सकता हूँ आसानी से, K2Cr2 KMnO4 की नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्योर स्टेट में नहीं मिल पाता, तो कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज इसके अंदर होती है KMnO4। और लाइट पड़ते ही ये डिकम्पोज कर जाता है, लाइट पड़ते ही ये डिकम्पोज कर जाता है। जैसे ये इस पे लाइट पड़ी तो ये K2MnO4 प्लस MnO2, समझ में?
K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये O2 की प्रिपरेशन भी है, ध्यान रखना चीज का। लाइट पड़ेगी ना तो डीकम ये, और जैसे इस पे लाइट आई सिर्फ, ऐसा नहीं है कि K2Cr2 नहीं टूटेगा, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है। इस पे लाइट पड़ेगी ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको हीट करेंगे हम तो ये K2Cr4 ये भी देता है, प्लस Cr2O3 ये देगा, प्लस Cr2O3 प्लस O2 गैस की प्रिपरेशन ये भी है। बताऊंगा इसमें कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हीट करने पर वो ऑक्सीजन देते हैं, जैसे KClO3 है, इसको भी हीट करोगे तुम, इसको गर्म करोगे तो KCl प्लस 3/2 O2 दे देगा। तो तुम्हें एक तरह से ध्यान रखना है कि कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है, कौन सा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और दिया हुआ तुम्हें, FeSO4 और एक मोहर्स सॉल्ट दिया हुआ कि नहीं, Yes, sir. FeSO4.NH4। यस सर। तो हाँ, तो ये ध्यान रखना है, .6H2। जैसे मोहर सॉल्ट है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसको ऑक्सीडाइज करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जैसे K2Cr27। ये डालोगे तो आयरन +2 वाला +3 में चला जाएगा और इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। एन फैक्टर इसका 1 होता है, ये IIT का क्वेश्चन है, लेकिन ये तो एयर के थ्रू भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe2SO4 ऑक्सीडाइज बना देगा। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम मानेंगे कि इसको मोहर सॉल्ट को, मोहर सॉल्ट, ये मैंने वीडियोस में भेजा होगा सबको, मोहर सॉल्ट को मानते हैं, नॉट FeSO4। तो एक बार ये चीज कर लेना कि K2Cr27 कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म बट KMnO4 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, सही है। तो जैसे जिस पानी के अंदर हम डिजोल्व करेंगे ना, उसके अंदर ऑलरेडी क्या होंगी, इसके अंदर ऑलरेडी क्या होंगी, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा, ये मतलब स्टेट अपनी कम कर लेगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके अंदर लाइट पड़ेगी KMnO4 के ऊपर, लाइट पड़ेगी KMnO4 के ऊपर, तो ये टूट जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 के अंदर, O2 की प्रिपरेशन भी है, ये भी और ये भी। मतलब मेन बात ये है कि KMnO4 प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं हो सकता है, लेकिन K2Cr27 प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो सकता है। तो K2Cr27 को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, याद रख लेंगे इस बात को। और ऐसे ही मोहर सॉल्ट को मानते हैं नॉट FeSO4। तो ये दो चीजें बताइए, एटलीस्ट ये दो चीजें पता होनी चाहिए, ये पढ़ लेंगे जरूर। अच्छा, नेक्स्ट अब है मेन जो हमें करना है अब, वो है बैलेंसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबको पता है कि स्कूल में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आना ही आना है, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता रेडॉक्स में। तो बैलेंसिंग में दो पहले याद रखने हैं, एक तो मैं बताऊंगा तुम्हें डाइक्रोमेट आयंस K2Cr2O7, इसकी डिटेल तुम्हें करनी है पूरी। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजेशन का काम करता है, पहला क्वेश्चन। ओनली इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजेंट, दो इट इज स्लाइटली वीकर एज कंपेयर टू KMnO4, लेकिन फिर भी ये काउंट करते हैं हम स्ट्रॉन्ग के अंदर। KMnO4 एंड K2Cr27 दे बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पूछे तो KMnO4 बोल देना। क्यों? क्योंकि KMnO4 जो है, एक तो Mn की स्टेट यहाँ ज्यादा है, Mn की स्टेट यहाँ +7 है, K2Cr27 में Cr की स्टेट क्या है, +6। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी होगी, जिसकी स्टेट ज्यादा है। स्टेट ज्यादा किसकी है, KMnO4 में, Mn+7 की। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, KMnO4 जो है ये आता है Mn2+ के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम में ये जाता है Mn2+ के अंदर, और Mn2 ये जाता है क्रोमियम 3+ के अंदर। क्रोमियम 3+ से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है Mn2+, तो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। तो KMnO4 जो है ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू K2Cr27। KMnO4 क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू K2Cr27। और KMnO4 हमारा तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो बेसिक मीडियम हो, या वो न्यूट्रल मीडियम, तीनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। K2Cr27 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एसिडिक मीडियम के अंदर। अच्छा, कोई भी रास्ता अगर लेक्चर्स पढ़े होंगे किसी ने मेरे, तो उसको पता होगा कि ये बेसिक मीडियम में काम क्यों नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, व्हाई इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। कोई भी तुम में से, चाहे 12th वाला बच्चा या 11th वाला, 12th वाला को तो ये क्वेश्चन है जो आ सकता है पेपर के अंदर, बेसिक मीडियम में ये क्यों काम नहीं करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। चलो आधा मिनट का टाइम लगा के सोच बताओ।
हाँ, कोई भी आंसर दे सकता है इसका? सर आर्यमन, हाँ रिमन बोल। because it forms chromate ions plus KOH in basic medium. दोबारा बोला रिमन एक बार। Sir, because it forms dichromate ion plus KOH in basic medium. डाइक्रोमेट आयन तो ये खुद है ना। अच्छा नहीं, सॉरी सर, chromate ion plus KOH in basic अच्छे, medium. बहुत अच्छे आर्यमन, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट आयंस है, हाँ समीर, ये कन्वर्ट होता है क्रोमेट आयन के अंदर, और स्टेट दोनों जगह +6। चेक कर लो, स्टेट दोनों जगह क्या है, +6। जब स्टेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये ऑक्सीडाइजेशन का काम थोड़ी करेगा बेसिक मीडियम के अंदर। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन याद हो तब भी तुम सोच सकते हो। डाइक्रोमेट आयंस प्लस H2O गिव्स क्रोमेट आयंस प्लस 2H+। कुछ याद आ रहा है? ये ऑरेंज कलर का, ये येलो कलर का। अगर मीडियम बेसिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr2O7? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कलर ऑफ K2Cr2O7? अगर मीडियम बेसिक, तो H+ आयंस को वो खा जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा, जिसकी वजह से H+ आयंस खत्म हो जाएंगे। H+ आयंस खत्म तो लीड चेटियर प्रिंसिपल अप्लाई करो, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कलर हो जाएगा येलो। और अगर मीडियम एसिडिक, तो H+ आयंस बढ़ जाएंगे, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, और कलर आएगा ऑरेंज। लेकिन स्टेट दोनों केस में सेम है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। नॉ, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि स्टेट दोनों जगह सेम है क्रोमियम की। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, ये तुम्हें समझ आ गया। फिर अब नोट करेंगे, जैसे K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? डाइक्रोमेट आयंस, ये हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमियम 3+, में। ये तुम्हें याद रखना है, ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा। अब तुम्हें इसको बैलेंस करना है, सबने की हुई है ना इसकी बैलेंसिंग, और इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। इसका भी बताओ, इक्विवेलेंट वेट, और इसका भी बताओ, दोनों। सबने बैलेंसिंग की हुई है ना? सबने बैलेंसिंग की हुई है कि नहीं? देखो, 12th वालों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि उनका डी एंड ब्लॉक चैप्टर है, उसके अंदर तो ये मेन रोल है बैलेंसिंग का। अदरवाइज हर चैप्टर में बैलेंसिंग यूज होगी इनके। डाइक्रोमेट आयंस गए Cr3+ में, किस किसने कर लिया है? आंसर निकाल लिया है। डाइक्रोमेट आयंस जब ये क्रोम 3+ में कन्वर्ट हुए, किस किसने आंसर निकाल लिया है? वेदांत कर लिया बैलेंसिंग? वेदांत? सर एन फैक्टर चलो तो देखो, निकाल लिया, अभी बैलेंसिंग कर। बैलेंसिंग अब एक बार देखेंगे बैलेंसिंग। चलो बैलेंसिंग को भी एक बार ट्राई कर लेंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने किया वो निकाल लेगा, बैलेंसिंग कर लेगा। जल्दी से करो बैलेंसिंग।
सर बैलेंसिंग एन फैक्टर और क्या निकालना है? बैलेंसिंग और इनफैक्ट इक्विवेलेंट वेट डाइक्रोमेट आयंस। देखो सर, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर भेज दिया है, एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से। हाँ समर सही है। देखो डाइक्रोमेट आयंस क्रोमियम 3+ में गए। पहला स्टेप बैलेंस एटम्स, कौन सा जिसमें स्टेट तुम निकाल रहे हो? क्रोमियम की स्टेट यहाँ आएगी +6, क्रोमियम की स्टेट यहाँ +6 है, यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट +3 है, इधर क्या है +3। सबसे पहले तुम ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिया करो जिसमें चेंज आ रहा है, हर एक एटम की स्टेट निकालो। इधर O की स्टेट क्या है -2, उधर मैंने O दिखाया नहीं है। तो क्रोमियम की स्टेट चेंज हुई है। पहला स्टेप बैलेंस एटम्स, बैलेंस एटम्स। तो एटम बैलेंस किए तो 2 क्रोमियम 3+ आ जाएगा। एटम बैलेंस किए तो 2 क्रोमियम 3+ आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां आया +6। अब गलती क्या होती है कि यहां देखा क्रोमियम +6, यहां देखा क्रोमियम 3+, तो बोला कि +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे जरूर चेक करना। तो यहाँ पे तो 1 है, हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, आर्यमन सही है तेरा। 1, ये 2, 1 × 2 × 6, 1 × 2 × 6 क्या आ जाएगा 12। और यहाँ पे 2 था, 2 × +3 क्या आ गया +6। अब एक तरफ +12 है, एक तरफ +6 है, हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। कोई डाउट? ये मैंने समझाया होगा बहुत प्रॉपर, तो इसलिए वीडियोस में तुम चेक कर लेना, ये मैंने बता रखा है इसके अंदर। तो इसलिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। दूसरा स्टेप था बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, पहला स्टेप क्या था, बैलेंस एटम्स, दूसरा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। हमने बैलेंस एटम्स और बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब करना है बैलेंस चार्ज, जो तुम्हें दिख रहा है बैलेंस चार्ज। चार्ज कितना है ध्यान देंगे, चार्ज यहाँ पे जो दिख रहा है -2, -6, -8 और ये +6, इधर -8 इधर +6, 2 × +3 करना है राइट हैंड साइड पे। तो -8 से +6 एक साइड ले जाओगे तो -14 इधर हो गया, इधर 0 हो गया, या फिर इधर प्लस राइट हैंड साइड पे +14 कर दो। अब अगर मीडियम एसिडिक है तो H+ से बैलेंस करो, बैलेंस चार्ज बाय H+, बैलेंस चार्ज बाय H+। तो H+ किस साइड आएंगे, अब इस साइड ही आएंगे, +14 H+, क्योंकि +14 और -14 0 हो गया, 0 इधर, समझ गए कि नहीं? ये तो इसलिए चार्ज बैलेंस करेंगे बाय H+ और H+ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। डाइक्रोमेट आयंस +6 इलेक्ट्रॉन्स +14 H+ gives 2 chromium 3+ +7 H2। कोई डाउट? नो सर। ये आ गया ना? अब देखो सर, अब ये इक्वेशन अब करने के बाद आंसर तुम्हारे हाथ में है, तुम चेक करो बैलेंस है कि नहीं। 2 एटम क्रोमियम के, 2 एटम क्रोमियम के, O7 7O, 14H तो 14H, समझ गए कि नहीं? एटम बैलेंस है। अब देखो तुम यहाँ पे एटम बैलेंस के बाद क्या देखोगे, यहाँ पे चार्ज, चार्ज देखना ध्यान से। चार्ज देखो यहाँ पे, ये -2 का चार्ज, ये -6 का, -8 -8 और ये +14 का, 14 × +1, तो -8 +14 +6 और ये भी क्या +6, 2 × +3 +6। समझ आ गया कि नहीं? तो ये इक्वेशन बैलेंस है। पहले बैलेंस एटम करो फिर बैलेंस, आंसर तुम्हारे हाथ में गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अगर बैलेंसिंग तुम ढंग से देख रहे हो तो। एटम बैलेंस करो फिर चार्ज देखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 का, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, सॉरी डाइक्रोमेट आयन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट सब निकाल लोगे, क्या होगा, पोटेशियम 39 × 2
78, क्रोमियम 52 into 2 104, 52 होता है ना क्रोमियम को 8, 52 into 2 104 plus 78, 104 plus 78 182, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 into 7, 16 into 7 यानी 112, 112 ही आ गया, 112 प्लस कितना है टोटल कितना था 184, 112 प्लस 184 था, वो चेक करना 112 हाँ था ना सर। ये, प्लस कितना आ रहा है टोटल 294 टोटल 294 आना चाहिए, देखना पर कुछ गलती हुई है कहीं नहीं 4 आएगा। 290, यही आ रहा है। हाँ 294 बाय 6 आ जाएगा, हाँ 294 बाय 6, 294 बाय 6 आंसर आ गया। अब मेरे को डाइक्रोमेट आंसर निकालना तो कितना होगा, क्रोमियम का 52, 52 into 2 104, 104 प्लस 16 into 7 96, कितना हुआ 96 प्लस 104 200 डिवाइड बाय 6। कोई डाउट किसी को? सर वो 216 होगा। कुछ गलत किया क्या? यस सर, आपने शायद 16 into 7 96 बोला था। अच्छा 16 into 7 तो 112 आएगा ना, वो चेक कर लेना 16 into 7 यस 100 सर। 140। हाँ सही है, तो जो भी है तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, 216 बाय 6 ये आ गया और 294 बाय 6 ये आ गया। ये तो पेपर में पूछते ही पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है 294 बाय 6, 294 बाय 6 इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। और ऐसे ही अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस क्रोमियम आयंस का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो वो कितना बोलोगे तुम, क्रोमियम आयंस का इक्विवेलेंट वेट? बोलो जल्दी से, वेदांत तू बोल दे एक बार जल्दी। सर 52/3। हाँ 52/3 की 2, अच्छा 3 सही है, 52/3। देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। एक मोल कंपाउंड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो एक मोल के लिए डाइक्रोमेट आयंस के 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो क्रोमियम आयंस के 2 मोल के लिए, 2 मोल है ना ये 2 मोल्स, 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 6, तो एक मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 52/3 आंसर। ऐसे ही H प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ऐसे ही 7H2O का भी इक्विवेलेंट वेट, जो भी H2O है उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन तुम्हें रटी होनी चाहिए हमेशा, ताकि वहां बैलेंसिंग की जरूरत ना पड़े, बहुत जगह यूज होगी। डाइक्रोमेट आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस ये 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2, 5 टाइम्स इस इक्वेशन को बैलेंस करके देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। मैं जल्दी से तुम्हें बता रहा हूँ MnO4 नेगेटिव की इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव KMnO4, KMnO4 अगर मीडियम एसिडिक है तो ये कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस के अंदर, ये मीडियम एसिडिक में। Mn की स्टेट यहाँ +7 है, +7, और Mn की स्टेट उधर क्या है +2। एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एटम ऑलरेडी Mn का एक एटम, Mn का एक एटम, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार्ज -1 -5 -6, और ये +2 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इसलिए 8H प्लस ये आ गया तो 4H2 इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा KMnO4 का, K का 39, Mn का 55, 16 into 4 64, सॉल्व करोगे 158 आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना जरूर, 158/5 ये इसका इक्विवेलेंट वेट है एसिडिक मीडियम में। अगर मीडियम बेसिक है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन रेडी होनी चाहिए, जरूर 5 टाइम्स देख के देखना बैलेंसिंग करके। अगर मीडियम न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन, बेसिक बोलेगा तो भी यही वाला मीडियम लेना है, न्यूट्रल और वीकली बेसिक यही मीडियम लेना है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम अनटिल एंड अनलेस मेंशन किया है तब भी लेना, नहीं तो मत लेना। न्यूट्रल और वीकली बेसिक एक ही बात है। MnO4 नेगेटिव आता है MnO2 के अंदर, तो ये +7 था, यहाँ +4 है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, एक नेगेटिव और 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव है तो 4 OH आयंस आ जाएंगे। अब देखेंगे 4H इधर हैं, 2 O ये रहे, 6 O हैं, 6 O में से 4 O यहाँ यूज हो रहे हैं, तो 4H और 2 O हैं, तो 2H2 हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विल बी 158/3, एक मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं, तो 158/3। तीसरा केस, अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, ध्यान देंगे, अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव जाता है
Mn+6 के अंदर, ये +7 से +6 में जाता है, या फिर लिख दो ग्रीन कलर के मैंगनीट आयंस में, ये परमैंगनीट आयंस है, ये मैंगनीट आयंस है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनीट, पर्पल कलर। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलरेशन। और जब ये कन्वर्ट होता है तो ये कलरलेस, कलर जरूर याद रखना, ध्यान रखना इसका, मैंने पीछे कलर नहीं बताया। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर, क्रोमियम 3+ आयंस ग्रीन कलर, ये है पर्पल, ये रट देना बिल्कुल, ये वीडियोस में था कि नहीं? यस सर था। हाँ वो जरूर याद कर लेना। ये MnO4 नेगेटिव है हमारा, कौन से कलर का? पर्पल कलर का। MnO4 नेगेटिव कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। अब एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, यहाँ +6 है, +7 है, यहाँ +6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इक्विवेलेंट वेट होगा 158/1। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो है स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में कितना होगा? 158/1, 158 डिवाइड बाय 1। बात समझ आ गई कि नहीं है? 158 डिवाइड बाय 1, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाए। तो ये तीनों केसेस रटे होने चाहिए, कलर जरूर याद होने चाहिए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद होना चाहिए। MnO4 नेगेटिव का कलर क्या है? पर्पल। Mn2+ का कलर क्या है? लाइट पिंक या कलरलेस? लाइट पिंक, बफ कलर बोलते हैं इसको, या कलरलेस। MnO4 नेगेटिव का कलर इधर पर्पल। MnO2 होता है ब्लैक पाउडर, ये पायरोलुसाइट और भी होता है, पायरोलुसाइट और भी होता है, ब्लैक पाउडर होता है, ब्लैक ब्राउन पाउडर कहते हैं इसको, ब्लैक ब्राउन पाउडर। यहाँ पे पर्पल और यहाँ पे ग्रीन कलर, ये ग्रीन, ये है परमैंगनेट आयंस, ये है मैंगनेट आयंस। और इसका जरूर याद करना पीछे कलर जो मैंने शायद पीछे नहीं बताया था तुम्हें, ये कलर देख लो एक बार, इसका कलर हमारा ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का है, और क्रोमियम आयंस जो है वो ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, ये रटा होना चाहिए हमेशा। डाइक्रोमेट ऑरेंज, क्रोमियम 3+ ग्रीन, और क्रोमेट आयन मैंने पीछे तुम्हें बताया था ये होते हैं येलो कलर, क्रोमेट आयंस, ये येलो कलर, क्रोमेट आयंस येलो कलर के। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ना K2Cr27 और KMnO4 की, K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिर्फ एसिडिक मीडियम में, रटी होनी चाहिए इक्वेशन ये वाली, बिल्कुल हमेशा, ये इक्वेशन हमेशा याद होनी चाहिए। और परमैंगनेट आयंस की 3 इक्वेशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल में रटी होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में बिल्कुल रटी होनी चाहिए इक्वेशन इसमें। एसिडिक में n फैक्टर 5, फिर 3, फिर 1, 5 3 1,